Hello everyone, welcome back to my channel, and we are starting a new series for class 10th and 12th for your board preparation. Here we will cover each and every chapter and poems and also writing skills, grammar that is in your syllabus in a very short videos so that it's easy for you to understand and to be prepared for your examination. These series are going to be your revision one shots that will help you to be ready to be prepared for your examination. These will include everything that you will need to know for your upcoming exams, and I hope कि ये सीरीज आपको हेल्प करेंगी. ऑल्सो जो पीडीएफ नोट्स मैं इसमें यूज कर रही हूँ एंड अपकमिंग वीडियोस में जो भी मैं यूज करने वाली हूँ, इफ यू नीड दैट प्लीज कमेंट डाउन बिलो. उसकी पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी so that you can prepare better. सो फटाफट से शुरू करते हैं. ज़्यादा लंबा नहीं लगाना है इस सेशन को बिकॉज ये रिवीजन सेशंस होने वाले हैं जो कि ऑन पॉइंट होने वाले हैं एंड आपकी हेल्प करेंगे सिर्फ उतना जितना आपको नीडेड है. कोई इधर उधर की बातें नहीं है, कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा. ठीक है, तो पोएटिक डिवाइसेस से सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप पोएम्स की बात करते हैं. बिकॉज सो मेनी टाइम्स आपके एग्जाम्स में 10th हो चाहे 12th हो, आपको पूछा जाता है कि किसी भी पोएम की लाइन देके या फिर स्टैंजा दे करके कि आपको इसका पोएटिक डिवाइस जो है बताना है. तो अगर हम इसको कवर कर लेते हैं पहले ही, तो हमारे अपकमिंग सेशंस पे जब हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा समझने में, क्योंकि उस टाइम पे हम ये नहीं समझ सकते कि वो होते क्या हैं. उस टाइम पे हमें ये समझना होगा कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस जो है यूज हो रहा है. तो दैट्स वाई पहले से हम डिफाइन कर लेते हैं, इनको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ताकि बाद में हम इजीली बता पाएं कि कौन सा पोएटिक डिवाइस कहाँ पर यूज हो रहा है. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज सिमिली. नाउ यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं लाइक एंड एज को यूज करके, लाइक एंड एज को यूज करके जब आप दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं तो वो होता है आपका सिमिली. जैसे कि ही फॉट लाइक अ लायन, तो यहाँ पे लाइक से एक पर्सन को और लायन को कंपेयर किया गया है. एंड शी इज एज जेंटल एज डव, तो यहाँ पे एक लड़की को डव से कंपेयर किया गया है. सो सी, ही फॉट लाइक अ लायन, तो लायन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? ब्रेवरी, स्ट्रॉन्ग, फियरलेसनेस. तो वहीं पे हम उसको एक पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि उस पर्सन ने भी एक लायन की तरह करेज दिखाया, ब्रेवरी दिखाई एंड फियरलेसनेस दिखाई, और ऐसे ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लड़ा. तो वही सेकंड सेंटेंस में हम ये शो कर रहे हैं कि ये जो लड़की है वो बहुत ही ज्यादा जेंटल है डव की तरह. तो यहाँ पर जो ये टर्म है डव, ये शो करती है पीसफुलनेस, इनोसेंस, जेंटलनेस. तो यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं कि जैसे कि ये पीसफुल है, जेंटल है ना, इनोसेंट है, तो वैसे ही ये लड़की भी क्या है? जेंटल है, इनोसेंट है, पीसफुल है. तो यहाँ पे शी इज एज जेंटल एज डव, यानी कि इसको हमने इससे कंपेयर किया है एज को यूज करके. नाउ सेकंड इज मेटाफर. मेटाफर क्या है? ये आपका डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जहाँ पे लाइक या एज हम यूज नहीं करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज करा, यहाँ पर हम नहीं यूज करते हैं. सी, एग्जाम्पल नंबर वन इज टाइम इज अ थीफ. अब टाइम को हमने थीफ बताया है लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारा जो है लाइक या एज यूज नहीं हुआ है. अब यहाँ पे द क्लासरूम वॉज अ जू. अब क्लासरूम को हमने जू की तरह डिस्क्राइब किया है लेकिन लाइक और एज जो है यूज नहीं हुआ है. यानी कि क्लासरूम क्या था? जू की तरह था, बहुत ज्यादा कियोस था उसमें, ठीक है, शोर शराबा, दैट ऑल हम इसको बताना चाहते हैं, लेकिन हमने लाइक या एज कुछ भी यूज नहीं किया है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या करता है? जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. जैसे कि द विंड विस्पर्ड सॉफ्टली. नाउ अब विस्पर क्या है? विस्पर का मतलब होता है कि कुछ कुछ धीरे धीरे बोलना, खुसफुसाना, जो ऑडिबल नहीं होता उतना क्लियरली. तो अब आप बताइए, ये चीज एक ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है, हम ही कुछ बोल सकते हैं, राइट? विंड
जो है विस्पर नहीं कर सकती है, बट तब भी यहाँ पर बोला गया है। तो बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि विंड बोल रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो यू नो ये लाइन लिखी गई है वो ये बताना चाह रहा है कि जो विंड है वो इस तरह से ब्लो कर रही है, साउंड बन कर रही है, ठीक है, जिससे हमें ये लग रहा है कि विंड जो है कुछ कहना चाहती है, कुछ विस्पर कर रही है बहुत ही सॉफ्टली, यानी कि स्ट्रॉन्ग विंड नहीं है, बहुत ही सॉफ्टली जो है विंड ब्लो कर रही है। नेक्स्ट इज द सन स्माइल्ड इन द मॉर्निंग। अब देखो सन जो है स्माइल तो नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सन को स्माइल करता हुआ शायद इसलिए इन्होंने दिखाया हुआ है क्योंकि मे बी द स्काई इज क्लियर, ठीक है, देयर आर नो क्लाउड्स ब्लॉकिंग द सन, और सन जो है बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत ही वार्मथ दे रहा है, वो मॉर्निंग अच्छी है। तो दैट्स व्हाई मे बी ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर जो है सन जो है स्माइल कर रहा है क्योंकि उसको कोई ब्लॉक नहीं कर रहा है, स्काई बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा शांत है, कोई क्लाउड उसके वे में नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सन जो है स्माइल कर रहा है मॉर्निंग में। देन आता है एजोनेंस। एजोनेंस होता है जब आप वॉवल साउंड्स को रिपीट करते हैं, वो होता है एजोनेंस, ठीक है, जैसे कि द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट। अब यहाँ पे जो आई है ये आपका अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो आई ही रिपीट नहीं हो रहा, आई का साउंड भी आ रहा है, जैसे द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट, यानी कि आई का जो यहाँ पे साउंड आ रहा है बार बार, दैट शोज की एजोनेंस है ये। सेकंड है गो स्लो ओवर द रोड। अब यहाँ पे सिर्फ ओ ही रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओ का साउंड भी रिपीट हो रहा है, जैसे गो स्लो ओवर द रोड। तो ये ओ वाला जो साउंड आ रहा है आपका हर वर्ड में, दैट शोज कि ये एजोनेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इनका मतलब क्या हो गया कि जब आपका वॉवल का जो साउंड है वो रिपीट हो तो एजोनेंस है, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी ह्यूमन क्वालिटी से डिफाइन करें तो वो क्या हो जाता है, आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। देन है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, जब आपके कॉन्सोनेंट के साउंड बीच में या फिर आपके एंड में रिपीट हो तो वो होता है कॉन्सोनेंट्स, जैसे पीटर पैटर, पैटर पैटर। अब देखो यहाँ पे आर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, और सिर्फ आर ही नहीं रिपीट हो रहा है, उसका साउंड भी हमें पता चल रहा है। नाउ फिंकल फ्लॉक, फिंकल फ्लॉक, तो यहाँ पे जो फिंकल फ्लॉक में जो के का और जो एल का जो साउंड है वो स्ट्रॉन्ग है और रिपीट होता हुआ फील हो रहा है, साउंड सुनाई दे रहा है, दैट मीन्स कि ये कॉन्सोनेंस शो कर रहा है। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या है, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जो इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे कि ये पूरे आपकी जो सेंटेंस है इसमें सिल्वर स्ट्रीम्स स्लाइड, यानी कि स्टार्टिंग में जब आपके वर्ड के स्टार्टिंग का जो इनिशियल लेटर होता है वो हर वर्ड में सेम होता है और रिपीट होता है बार बार, जैसे कि यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा है, तो दैट इज एलिट्रेशन। नाउ यहाँ पे बिग ब्राउन बियर्स, तो यहाँ पे जो बी है आपका स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है बार बार, बी बी बी, तो ये क्या दिखाता है कि ये क्या है, एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या दिखाता है, ये एग्जैजरेशन करता है, बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेशन, जैसे कि एग्जांपल देखो, I have told you a million times. I have waited for ages. अब ये पढ़ करके हमें ऐसा लगेगा अ मिलियन टाइम्स, भाई मे बी रियलिटी में मिलियन टाइम्स कोई बोल सकता है, नहीं बोल सकता, बट हमें ऐसा लगेगा कि हाँ मिलियन टाइम्स तो नहीं बोलेगा कोई। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मिलियन टाइम्स का मतलब है कि एक इंसान ने उस चीज को बहुत बार रिपीट करा है, इतनी बार कि उसने काउंट भी नहीं किया है, मान लो अनकाउंटेबल टाइम्स। इवन व्हेन यू रिपीट समथिंग, इवन 100 इज एन अनकाउंटेबल वैल्यू नंबर, राइट? क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी चीज को रिपीट कर रहे हो तो आप उसको काउंट नहीं करते हो, तो आप जब किसी चीज के बारे में किसी को बता रहे हो तो आप बहुत बार रिपीट करते हो, एंड वी यूजुअली यूज दिस इन आवर डेली लाइफ। जब हम किसी को कहते हैं कि ये चीज मैं तुम्हें हजारों बार बता चुकी हूँ या ये चीज मैं तुम्हें लाखों बार बता चुकी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने जेन्युइनली वो लाखों बार रिपीट किया है, इसका मतलब ये है कि हमने उसे बहुत बार रिपीट किया है कि आप काउंट नहीं कर सकते हो, या फिर आपको याद भी नहीं है कितनी बार रिपीट करा है। तो जब किसी छोटी सी चीज को हम बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं वो होता है आपका हाइपरबोल, जो कि रियलिटी में होता नहीं है, बट वी से इट लाइक इट मीन्स समथिंग, या फिर वो
ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी क्या है? इमेजरी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे दिमाग में ना पिक्चर्स ऑटोमेटिकली बना देते हैं। जैसे कि डार्क क्लाउड्स कवर्ड द साइलेंट स्काई। अब हमें पता है डार्क क्लाउड्स कवर्ड द साइलेंट स्काई, मतलब कि भाई जो आसमान है हमारा वो घिर चुका है बादलों से। पहले वो क्लियर होगा, शांत होगा, बट अब वो काले बादलों से घिर चुका है। तो इसका जो है एक पिक्चर आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बन जाता है। नेक्स्ट है गोल्डन सैंड स्पार्कल्ड अंडर द सन। अब आपको पता है गोल्डन सैंड यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि जब बीचेस पे, है ना, या फिर आप डेजर्ट्स में देखोगे, जब सन की जो रोशनी पड़ती है सैंड के ऊपर, तो वो एक ना स्पार्कल करता है। और क्योंकि वो थोड़ा ऐसा गोल्डन ही होता है, तो इसलिए हम इसको बोले हुए हैं कि यहाँ पे गोल्डन सैंड स्पार्कल्ड। तो इससे क्या पता चलता है, ये हमारे को ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में एक पिक्चर बना देता है कि हमें ये चीज जो है होती हुई नजर आ रही है कि अच्छा अगर ये हो रहा है, गोल्डन सैंड जो है स्पार्कल कर रही है सन के अंडर, तो हमें वो पिक्चराइज हो रहा है कि हाँ ऐसे ही दिखेगी ये। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, इमेजरी। जब कोई ऐसे वर्ड्स यूज किए जाएं जो कि हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली पिक्चर बना दें। ठीक है। नेक्स्ट है रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या है? वर्ड को रिपीट करना जिससे कि उस पे एम्फेसिस दिया जा सके, जिससे कि एम्फेसाइज किया जा सके, दबाव डाला जा सके। जैसे कि अलोन, अलोन, ऑल अलोन। तो यहाँ पे अलोन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि वो बताना चाह रहा है कि अकेले, अकेले, अकेला, जो भी इसका सेंस बन रहा है, ठीक है, जहां पर भी आप यूज करोगे डिपेंड्स। तो वो उस अलोन वाले पार्ट को जो है वो एम्फेसाइज करना चाह रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा है। अब जैसे नेवर, नेवर गिव अप। तो आपको कोई कहता है कि भाई कभी गिव अप मत करना, तो तुम सोचोगे कि हाँ ठीक है बोल दिया, जो भी है, मतलब तुम उसकी चीज पे ना इतना ध्यान नहीं देते हो। अगर आपको कोई बोल रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है बार बार कि कभी भी भाई हार मत मानना, कोई ऐसा करके जब आपको बोलता है, तो आपको भी लगता है कि हाँ भाई अगर ये इतना एम्फेसिस कर रहा है तो इट मीन समथिंग। उसने कुछ ऐसा फेस किया होगा, या कुछ ऐसा सिचुएशन उसने झेली होगी जिससे उसे ये पता चला, ये सीख मिली कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो आप उस चीज पे ध्यान देते हो, उस चीज को एक थॉट देते हो। तो जब हम चीजों पे रिपीट करते हैं ना, तो उस पे हम दबाव डालते हैं ताकि सामने वाला उस वर्ड की इंटेंसिटी को समझे, उस इमोशन को समझे। देन है एनाफोरा। एनाफोरा क्या करता है? जो वर्ड की, जो आपकी लाइंस है ना, उनकी स्टार्टिंग में जो वर्ड आपके रिपीट हो रहे हैं, उसको हम एनाफोरा कहते हैं। जैसे कि आई वॉन्ट फ्रीडम, देन है आई वॉन्ट जस्टिस। तो ये आई वॉन्ट रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये एनाफोरा शो करता है। यहाँ पे वी शैल फाइट, वी शैल विन, तो यहाँ पे वी शैल भी क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये भी एनाफोरा बताता है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। यहाँ पे ये क्या करता है, साउंड इमिटेटिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको साउंड बताते हैं, जो साउंड को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि बज, बज यहाँ पे हम देख सकते हैं, आइदर इट्स अ फ्लाई, a sound that flies make. Then bang, bang could be, you know uh, it could be a punch or a kick, or throwing your punching the wall or the decks, whatever, a sound that any action, violent action makes, that can be bang. Buzz तो आपको पता है, buzzed as a bee, you must have heard this। ठीक है। तो ये जो है साउंड्स होते हैं जो कि कोई भी जो कि वर्ड जो है ना, हमें एक्सप्लेन कर पाते हैं कि हाँ ये एक साउंड है। ठीक है। नेक्स्ट इज आयरनी। आयरनी क्या होता है? एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट। जैसे कि अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। अब फायर स्टेशन जो है आपका खुद एक सोल्यूशन है फायर का, वो बर्न डाउन मतलब जल कैसे सकता है, यानी कि ये एक्सपेक्टेशन हो सकती है, राइट। एक्सपेक्टेशन रियलिटी के बीच में क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। नाउ अब देखो यहाँ पे कस्टर्ड इज कॉल्ड अ कोवर्ड बट एक्ट्स ब्रेवली। अब जो आपके सिलेबस में, 10th के सिलेबस में जो आपकी पोयम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, उसमें कस्टर्ड को क्या है, सब लोग कोवर्ड समझते हैं, ठीक है, लेकिन एट द एंड वही जो है ब्रेवली एक्ट करता है, बाकी सब नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है, सबकी एक्सपेक्टेशन है कि वो कोवर्ड है,
सबने मान लिया है, लेकिन रियलिटी क्या है, वही ब्रेव है सबसे ज्यादा, राइट। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या है, दो वर्ड्स को जब साथ में आप रखते हैं, दैट इज ऑक्सीमोरन। जैसे डिफीनिंग साइलेंस, लिविंग डेड। अब लिविंग शोज लाइफ, वेयर इज डेड मीन्स एवरीथिंग इज एंड, एवरीथिंग इज एट द एंड, ठीक है, अब कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो चुका है। तो ये है एक भाई शुरुआत है एक चीज की, ये है एक एंड है एक चीज का। तो जब दो अपोजिट वर्ड्स को आप साथ में रखते हैं तो वो ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस आपका शो करता है। देन इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है, ऑपोजिट आइडियाज इन बैलेंस्ड स्ट्रक्चर। जब दो दो अलग अलग आइडियाज को आप एक बैलेंस स्ट्रक्चर में रखते हैं, दैट इज एंटीथेसिस। मींस टू err is human, to forgive divine, then many are called but few are chosen. Now this is easy one, इससे मैं आपको समझाती हूँ। See, many are chosen, many are called but few are chosen। एक तो यहाँ पे many and few, ये दोनों ऑपोजिट चीज हैं, एक को बुलाया जा रहा है, एक में चूज करा जा रहा है ऑपोजिट चीजें हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे इनको हमने साथ में इस तरीके से रखा है दैट इट मीन्स समथिंग एंड इट इज बैलेंस्ड। मेनी आर कॉल्ड, बहुतों को बुलाया जाता है लेकिन कुछ को ही चूज किया जाता है। तो ये शो करता है एंटीथेसिस। देन इज एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है, जब आप एक इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हो किसी भी पुरानी चीज का, चाहे वो एक मिथ हो या हिस्ट्री हो या लिटरेचर हो, जैसे कि ही मेट हिज वाटरलू एंड शी इज अ रियल सिंड्रेला। अब सिंड्रेला में आप तो सब जानते होंगे सिंड्रेला कौन है, ठीक है। अब इसकी स्टोरी भी सबको पता होती है। अब हम ये नहीं जानते हैं कि वो इस लड़की को सिंड्रेला से किस पॉइंट पे रिलेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सिंड्रेला की लाइफ में भी एक दो फेज थे, हम मान लो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला जो था उसका बहुत ही ज्यादा सैडनेस से भरा था, शी वाज ब्रोकन एंड शी वाज लुक डाउन पॉन, ठीक है। एंड देन जो है सेकंड फेज उसका आता है जब उसको खुशियां मिल जाती है, शी गॉट व्हाट शी डिजर्व्ड एंड उसकी डेस्टिनी पूरी चेंज हो जाती है। तो मे बी अभी उसकी सिचुएशन ब्रोकन हो या फिर मे बी अपने इतने सारे एफर्ट्स और डिफिकल्टीज के बाद अब वो खुश हो। तो किस टाइप के सिंड्रेला के कौन से सिचुएशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ये हमें नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को जो है सिंड्रेला से रेफर किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिंड्रेला क्या है, हमारी एक मिथ हो सकती है, फिक्शन है, एक पुरानी स्टोरी है जिसको हम एक पर्सन से रिलेट कर रहे हैं, तो दैट शोज व्हाट, एल्यूजन। उसके बाद आता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक डीपर आइडिया को डिफाइन करे, रिप्रेजेंट करे। जैसे कि डव जो हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था, तो डव का मतलब होता है पीस होता है, ठीक है, जेंटल होता है, इनोसेंस होता है। वही फायर का मतलब क्या होता है, डिजायर, ठीक है। आपने पोएम्स में सुना होगा फायर वर्ड्स बहुत बार यूज होते हैं, वो यही शो करने के लिए यूज होते हैं कि उस पर्सन के अंदर कितना डिजायर है एक चीज को पाने के लिए। दैट कुड बी सक्सेस, दैट कुड बी अ जॉब, दैट कुड बी एनीथिंग, एनी ड्रीम। तो फायर क्या दिखाता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। देन इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी सी स्टेटमेंट होती है लेकिन वो सच होती है। जैसे लेस इज मोर, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अब लेस इज मोर में क्या है यहाँ पे, आपको इसका मतलब होता है कि कम ही ज्यादा है। मतलब आपने सुना होगा कि जितना ज्यादा इंसान को मिलता जाता है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है उसको, उसको और चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा शायद कहा गया है, इसका मीनिंग हो सकता है कि आपको जितना आपके पास है उतना भी बहुत है, ठीक है। यू 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 नो आपको हमेशा नहीं चाहिए होता है कि भाई और मिले और मिले, वो डिजायर हो जाती है, वो नीड नहीं होती है, वो डिजायर होती है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, लेस इज मोर, यानी कि कम भी बहुत होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अब यहाँ पे आपको पढ़ के लग रहा होगा कि एक बच्चा एक आदमी का फादर कैसे हो सकता है, बट ये ट्रू हो सकती है। कैसे हो सकती है, सी, अगर वो चाइल्ड जो है, हो सकता है कि जिस फादर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो चाइल्ड है एक पर्सन है, मान लो वो एक पिक्चर को देख रहा है और उस पिक्चर में जो फादर है, इस मैन का जो फादर है वो एक बच्चा है। तो उसको तो हम देख के यही बोलेंगे ना पिक्चर को, कि इस पिक्चर में जो ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड जो है वो फादर है उस मैन का। तो इट इज ट्रू,
ऐसा तो नहीं है कि ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू है, बट इट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, ऐसा होता है। फिर आता है सिनेक्डोके। अब इसमें क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि जब आप किसी बड़ी चीज के बारे में बात करें या फिर किसी छोटी चीज से किसी बड़ी चीज को दर्शाएं, रिप्रेजेंट करें, तो उसका मतलब होता है वो आपका सिंडिकॉट जो है पोएटिक डिवाइस शो करता है। अब देखो यहाँ पर ऑल हैंड्स ऑन डेक, यानी कि सभी जो हैं रेडी हैं एक इमरजेंसी की सिचुएशन में, राइट। और फिर है इंडिया वॉन द मैच। अब यहाँ पे इंडिया जो है बड़ा है, और ये क्या शो कर रहा है, इंडियन इज नॉट बेसिकली इंडिया, इट मीन्स कि वो टीम जो इंडिया की तरफ से खेल रही थी उसने मैच जीत लिया। तो जब कोई बड़ी चीज छोटी को या कोई छोटी चीज बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करे, उसको हम सिनेक्डॉक कहते हैं। देन 19th है आपका पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है, जो पोएट को फ्रीडम देता है कि आप कोई भी ग्रामर का रूल या फिर कुछ भी आप ब्रेक कर सकते हैं पोट्री लिखते टाइम। तो यहाँ पे अग्री फगो, ठीक है। और जैसे ये है, ये तो आपने देखा होगा दो आर्ट, तो इसमें जो है ये वाला जो वर्ड है, ये बेसिकली यू के लिए यूज होता है। और ऐसी बहुत सी पोयम होंगी सिलेबस में, नहीं होंगी तो आप अगर आप इंग्लिश से कुछ करेंगे आगे जा करके तो आपको ऐसे दिख जाएंगी। तो ये आपके सिलेबस में होती हैं, जब आप डेप्थ में जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, तो ये जो है ये आपका यूज होता है यू के लिए, राइट। फिर आता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव जो है वो एक पर्सन टू एक थिंग ट्रांसफर हो जाता है, जैसे कि अ स्लीपलेस नाइट। अब एक रात जो है वो तो स्लीपलेस नहीं हो सकती है, स्लीपलेस कौन हो सकता है, एक इंसान हो सकता है। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो रात थी वो स्लीपलेस थी, यानी कि उस रात को सो नहीं पाए थे, नींद नहीं आई। अ सैड जर्नी। अब जर्नी तो सैड नहीं हो सकती, कुछ ऐसा, मतलब एक जर्नी आप अपने आप में तो सैड नहीं है, कुछ ऐसी चीज है वो जो उस जर्नी को सैड बना सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट। जब कोई पर्सन वाली कोई एडजेक्टिव आप थिंग के साथ लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। फिर लास्ट आता है आपका एंजाममेंट, जिसका मतलब होता है बिना किसी पंचुएशन के या लाइन पे ब्रेक दिए आप जब सेंटेंस कंटिन्यू कर देते हैं, उसको एंजाममेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज। तो यहाँ पर जो है कोई भी पंचुएशन आपका नहीं लगा और नेक्स्ट लाइन डायरेक्टली स्टार्ट हो गई। सेम यहाँ पर भी कोई नहीं लगा है, नेक्स्ट लाइन डायरेक्टली स्टार्ट हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंजाबमेंट कहते हैं। सो ये सारे आपके जो है पोएटिक डिवाइसेस थे जो आपके अपकमिंग सिलेबस में यूज होने वाले हैं फॉर 10th एंड 12th बोथ, एंड आई होप दिस हेल्प्ड। इसमें बहुत छोटे से छोटे फॉर्म में ऑन पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगर कोई भी अगर आपको डाउट है तो अपकमिंग सेशंस में जहाँ पर भी ये यूज होंगे पोएटिक डिवाइसेस, हम इनको एक बार शॉर्ट फॉर्म में दोबारा से कवर कर लेंगे। एंड अगर आपको इस लेक्चर की या फिर आने वाली जो भी सीरीज में लेक्चर्स होने वाले हैं चैप्टर्स के या पोएम के, किसी की भी नोट्स चाहिए हो तो कमेंट कर देना, उसकी पीडीएफ का लिंक जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, और आप जुड़े रहना चैनल से ताकि आगे आने वाली जो भी आपकी सीरीज होने वाली है, रिवीजन वीडियो होने वाली है, वो आपकी हेल्प करे, ठीक है, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जो कि हम पोएटिक से शुरू करने वाले हैं, पोएम से शुरू करने वाले हैं 10th का, एंड 12th का भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।